प्रिय बच्चों, मैं आज आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बताने जा रहा हूँ। भारत के इतिहास में सविनय अवज्ञा आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। स्वतंत्रता संघर्ष के में 1929 तक भारत के राजनीतिक वातावरण में अत्यंत सरगर्मी आ चुकी थी। कांग्रेस में युवाओं का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। सारे देश में प्रबल राजनीतिक चेतना का विकास हो चुका था। श्रमिक एवं मध्यम वर्ग के लोग अपने संगठनों को सुदृढ़ करने में लगे हुए थे। श्रमिक एवं मध्यम वर्ग में उग्रवाद की प्रवृत्ति का विकास एक तरह से हो चुका था। अनेक औद्योगिक केंद्र अशांति के केंद्र बन चुके थे। इन औद्योगिक केंद्रों में श्रमिकों का नेतृत्व कम्युनिस्टों द्वारा किया जा रहा था। इस प्रकार किसानों में अपने हितों के प्रति चेतना का विकास भी हो चुका था। वे भी सहर्ष जन आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए कमर कस चुके थे। वे दिसंबर 1928 में कांग्रेस की मांगों की उपेक्षा के कारण कांग्रेस ने कलकत्ता अधिवेशन में एक चेतावनी भरा प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि यदि ब्रिटिश सरकार सर्वदलीय सम्मेलन द्वारा प्रस्तावित संविधान को ज्यों का त्यों 31 दिसंबर 1930 तक स्वीकार कर लेती है तो कांग्रेस इस विधान को अपना लेगी। लेकिन यदि सरकार इस तिथि तक इस विधान को स्वीकृति प्रदान नहीं करती है अथवा इसे अस्वीकार करती है तो कांग्रेस पूरे समूचे देश में करों की न अदायगी के लिए एक अहिंसात्मक आंदोलन प्रारंभ करेगी। इस तरह का कांग्रेस के द्वारा प्रस्ताव रखा गया। ब्रिटेन में इस समय लेबर पार्टी की सरकार थी। इस पार्टी के नेता एवं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड भारत के प्रति सहानुभूति रखने का दृष्टिकोण रखते थे। उन्होंने गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन को यह आदेश दिया कि वह ब्रिटिश सम्राट की ओर से भारत में घोषित करे कि भारत को डोमिनियन स्टेट्स दिया जाएगा। लॉर्ड इरविन को इस संदर्भ में बातचीत के लिए लंदन बुलाया गया। वहां से लौटने के उपरांत 31 अक्टूबर 1929 को लॉर्ड इरविन ने सम्राट की ओर से डोमिनियन स्टेट्स देने के संदर्भ में एक घोषणा की, जिसे दीपावली घोषणा कहा गया। इस घोषणा में कुटिलता बरती गई और क्योंकि यह संकेत कहीं भी नहीं था कि भारत को डोमिनियन स्टेट्स किस समय सीमा के अंतर्गत दिया जाएगा। इरविन की घोषणा ने देशी राज्यों की समस्या को भी पेचीदा बना दिया। लेकिन फिर भी यह कांग्रेस एवं भारत के अन्य नेताओं के लिए एक तरह से सकारात्मक कदम था। परिणाम स्वरूप शीघ्र ही कांग्रेस के बड़े बड़े नेता दिल्ली में एकत्रित हुए और उन्होंने लॉर्ड इरविन को धन्यवाद दिया। किंतु कांग्रेस के युवा नेता, जिनमें जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस प्रमुख थे, लॉर्ड इरविन की इस घोषणा से संतुष्ट होने वाले नहीं थे। इन नेताओं की विचारधारा वामपंथी थी। वे भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दिलाने में विश्वास रखते थे। दूसरी ओर लॉर्ड इरविन की भारत में की गई इस घोषणा से ब्रिटिश संसद में तीखी बहस हुई। कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों ने सरकार की भारत नीति की तीव्र आलोचना की और इससे लेबर पार्टी की सरकार एक तरह से घबरा गई। महात्मा गांधी ने इस संदर्भ में 20 दिसंबर 1929 को लॉर्ड इरविन से भेंट की। गांधी जी ने भारत नीति के संबंध में कई मांगों में स्पष्टीकरण चाहा। उनके साथ मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, जिन्ना भी इस बैठक में उपस्थित हुए। लेकिन इस बैठक का कोई सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आया, क्योंकि गवर्नर जनरल इरविन इस स्थिति में नहीं था कि वह भारतीयों को कोई स्पष्ट आश्वासन दे सके। उन्होंने गांधी जी एवं अन्य नेताओं की यह मांग की कि गोलमेज सम्मेलन की कार्रवाई का मुख्य आधार पूर्ण उत्तरदायी शासन होगा, पर भी कोई आश्वासन देने से इनकार कर दिया। दिसंबर 1929 को लाहौर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ। इस अवसर पर
जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। वे भारतीय राष्ट्रवाद की एक उग्र एवं प्रगतिशील भावना के एक तरह से प्रतीक थे। कांग्रेस ने इस समय यह घोषित किया कि नॉमिनेट स्टेट्स के प्रस्ताव को स्वीकार करने का समय बीत चुका है। कांग्रेस का उद्देश्य भारत के लिए पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति था। यद्यपि 1927 में कांग्रेस के अध्यक्ष में भी पूर्ण स्वराज्य के प्रस्ताव पर विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया, लेकिन अंतिम रूप से प्रस्ताव 1929 के अधिवेशन में ही पारित हुआ। अंसारी की अध्यक्षता में हुए सम्मेलन में 3 मुख्य प्रस्ताव पारित सम्मिलित थे। स्वराज्य का संविधान, क्योंकि संवैधानिक आयोग का बहिष्कार, हिंदू मुस्लिम एकता की आवश्यकता। नेहरू द्वारा यहीं पर स्वयं को समाजवादी घोषित कर दिया। उनका कहना था कि मैं समाजवादी हूँ। साथ ही उन्होंने भारत की आर्थिक समस्या का हल समाजवाद के अंतर्गत ही बताया। कांग्रेस द्वारा इस अधिवेशन में 3 मुख्य विषयों पर चर्चा की गई: स्वतंत्रता, समाजवाद एवं हिंदू मुस्लिम एकता। गांधी जी ने प्रस्ताव रखा कि गत वर्षों में कलकत्ता अधिवेशन में पास किए गए प्रस्ताव के अनुसार कांग्रेस घोषित करती है कि कांग्रेस के संविधान के प्रथम अनुच्छेद में स्वराज शब्द का अर्थ पूर्ण स्वतंत्रता है। अधिवेशन में कांग्रेस ने लंदन में होने वाले गोलमेज सम्मेलन में भाग न लेने का भी निश्चय कर लिया। कांग्रेस ने अपनी कार्य समिति को यह आश्वासित अधिकार दिया कि वह जब चाहे कहीं से भी सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर सकती है। कांग्रेस ने 26 जनवरी को इस अवसर पर एक घोषणा पत्र भी पढ़ा। इस घोषणा पत्र में ब्रिटिश सरकार को भारत के आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पतन के लिए दोषी भी ठहराया। यह घोषित किया कि स्वतंत्रता की प्राप्ति भारतीय जनता का जन्मसिद्ध अधिकार है। 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस निश्चित किया गया। उस दिन सारे देश में यह प्रण लिया कि भारत पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति हेतु कटिबद्ध है। इस अवसर पर समूचे देश में जनता में तीव्र उत्साह दिखाया। देश के हजारों गांवों और शहरों में बड़ी जनसभाएं की गई। जनता के उत्साह को देखकर यह लगने लगा कि वह न केवल अब राजनीतिक आंदोलन के लिए तैयार है, बल्कि वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ भी है। गांधी जी द्वारा नमक सत्याग्रह आंदोलन करने का निर्णय लिया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने फरवरी 1930 में गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार प्रदान कर दिया। गांधी जी अभी भी सरकार के साथ सीधे संघर्ष से बचना चाह रहे थे। परिणामस्वरूप उन्होंने इस संघर्ष को रोकने के लिए अपनी प्रसिद्ध 11 सूत्री मांगें सरकार के सामने रखी। यंग इंडिया में गांधी जी ने स्पष्ट किया कि यदि सरकार इन शर्तों को स्वीकार कर लेती है तो वह आंदोलन नहीं करेगी। गांधी जी द्वारा कहा गया कि मद्य निषेध लागू किया जाए, भूमि का लगान 50% कर दिया जाए, सेना का व्यय में 50% कटौती की जाए, नमक कर समाप्त कर दिया जाए, बड़ी बड़ी सरकारी नौकरियों का वेतन आधा कर दिया जाए, अर्थात प्रशासनिक व्यय में 50% की कटौती की जाए, विनिमय दर को घटा करके 1 शिलिंग 4 पैसे कर दिया जाए, विदेशी वस्त्र के आयात पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया जाए, भारतीय समुद्र तट पर भारतीय जहाज़ों के लिए ही व्यवस्था की जाए, सभी राजनीतिक कैदियों को मुक्त कर दिया जाए एवं निर्वासित भारतीयों का देश में वापस आने की अनुमति दी जाए। गुप्तचर पुलिस के संगठन में परिवर्तन भी किया जाए। भारतीयों को आत्मरक्षा के अधिकार रखने की अनुमति दी जाए, आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने की अनुमति दी जाए। इस प्रकार महात्मा गांधी ने संघर्ष को टालने का प्रयास किया और सरकार एवं कांग्रेस के बीच समझौता करने का भी प्रयास रखा। उन्होंने एक अंग्रेजी मित्र रेजिन लालास के माध्यम से एक पत्र एल्विन को भेजा
जिसमें उन्होंने कहा कि और अपनी मांगों के संबंध में कहा कि अगर इन मांगों के बारे में उनसे बातचीत करना पसंद करें तो मुझे सूचित तार के द्वारा किया जाए। इस पत्र में के द्वारा उन्होंने धमकी दे रहा हूँ ऐसा नहीं कहा। वायसराय ने इस पत्र का उत्तर अत्यंत संक्षिप्त दिया। उनका कहना था कि आपके कि गांधी जी के कार्य द्वारा देश में अराजकता हो जाएगी। गांधी जी ने इसके उपरांत कहा, मैंने रोटी मांगी थी और मुझे उत्तर में पत्थर मिला। गांधी जी ने इसके उपरांत गांधी जी ने उन्होंने भारत की शांति को जेल खाने की शांति ही बताया। उनका कहना था कि अंग्रेजी कानून को मानने से इनकार करता हूं और जबरन शांति भंग करना अपना पवित्र कर्तव्य समझता हूं, क्योंकि इस राष्ट्र में इस शांति से राष्ट्र का गला रुंध रहा है।